दोस्तों नमस्कार। इतिहास का हमारा विषय है परमार राजवंश। आज हम पढ़ेंगे परमार राजवंश के बारे में कि परमार जो राजपूत हुआ करते थे वे राजस्थान में किस समय उनका अभ्युदय हुआ, कहाँ से वे चले आए, किन किन अंचलों और क्षेत्रों के अंदर उनका विस्तार होता चला गया और किस किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जानेंगे आज परमार राजवंश के बारे में, जो राजपूत राजाओं का एक राजवंश था। ये उनसे संबंधित एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों परमार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शत्रु को मारने वाला, यानी कि दुश्मन को नेस्त नाबूद करने वाला, जैसे कि परमार कहते हैं। राजस्थान में परमारों की शक्ति का प्रारंभिक स्थल आबू सिरोही जिले के अंदर स्थित था। इसके बाद में इनके साम्राज्य का विस्तार राजस्थान के जालौर जिले, किराड़ू बाड़मेर, ओसियां जोधपुर, मालवा मध्य प्रदेश और वागड़ दक्षिणी राजस्थान तक चला गया या होता चला गया। तो किराड़ू जो स्थान था जहाँ पे परमारों का विस्तार हुआ वह बाड़मेर जिले में स्थित है। इसी प्रकार से मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है, वागड़ दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। यहाँ तक परमारों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। परमार राजपूत वंश की एक शाखा थी जो बाला अथवा वालवाह या वाल्हा कहलवाई थी, जो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर विस्तृत थी। परमार, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, यह राजपूतों की एक शाखा थी और मूल रूप से इसका प्राचीन नाम बाला अथवा वाल्हा था और यह पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ के अंदर बड़े पैमाने पर विस्तृत थी। रावल मालदेव राठौड़, जिसके साथ में आप जानते हैं शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की बादशाहत के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो वही रावल मालदेव राठौड़, जिनकी पत्नी जो रानी रूपादे थी, वह इसी बाला अथवा वाल्हा परमार वंश के अंदर जन्म लिया था उसने, या उसका अवतरण हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, परमार वंश की एक शाखा आबू पर्वत पर चंद्रावती नामक शहर को राजधानी बनाकर के 10वीं शताब्दी के अंत तक राज करती रही थी। और परमार राजवंश की एक प्रमुख जो शाखा थी वह आबू पर्वत सिरोही जिले के अंदर, कौन से ज़िले में? सिरोही जिले के अंदर चंद्रावती नगर हुआ करता था, जो प्राचीन काल में पुरातात्विक स्थल के रूप में भी वर्तमान में जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जाना गया। यहाँ पर 10वीं शताब्दी के अंत तक, जब तक 11वीं शताब्दी लागू नहीं हुई तब तक यहाँ पर परमारों की एक शाखा राज कर रही थी। इसी वंश की दूसरी शाखा वगद बांसवाड़ा क्षेत्र में और डूंगरपुर रियासतों में वर्तमान अर्थुना की राजधानी पर कार्यरत थी, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर शासन कर रही थी। इन दो जिलों के अंदर मूलतः परमार राजवंश की जो शाखा थी वह अर्थुना नामक स्थान पर राजधानी बना करके कार्यरत थी, कार्यशील थी या वहाँ पर शासन कर रही थी। ये तो हुआ दोस्तों परमार राजवंश का सामान्य परिचय कि परमार राजवंश का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, मूल रूप से इससे संबंधित ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ की ओर चला गया था, जो सिरोही जिले से शुरू होकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक भी विस्तृत था। सबसे पहले, जैसा कि हमने माना ही है कि इन परमार राजवंश के जो राजपूत थे इनका अभ्युदय आबू या सिरोही से हुआ था, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आबू शाखा के परमार। आदि पुरुष धूमराज जो उत्पल राज का वंशज था, धूमराज नाम का राजा जो था वह उत्पल राजा का वंशज था। इस शाखा के राजाओं ने प्रारंभ में सोलंकी वंश के राजाओं से युद्ध लड़े थे, यानी कि यूँ कहें कि जो परमार वंश था और सोलंकी वंश था, इनमें सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन कालांतर में बाद में इन दोनों का मिलन हो गया, यानी कि परमार और सोलंकी मिल गए। फिर सोलंकी राजवंश के गुजरात के राजा मूलराज ने, सोलंकी राजवंश जो था उसमें गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था मूलराज। क्या नाम था गुजरात के राजा का? नाम मूलराज था। उसने 10वीं शताब्दी में आबू के शासक धरणी वराह परमार पर आक्रमण किया था। गुजरात के राजा मूलराज ने 10वीं शताब्दी में आबू का उस समय जो राजा था धरणी वराह परमार वंश का जो था
उसके ऊपर आक्रमण किया था। दोस्तों, अनेक तथ्य इससे संबंधित हैं परमार राजवंश से, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। भीमदेव सोलंकी जो राजा थे, जो सोलंकी राजवंश के राजा थे, उन्होंने आबू के राजा धंधुक परमार पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की थी। धंधुक भी एक प्रतापी शासक था जो परमार राजवंश का था, लेकिन इसको हरा करके भीमदेव सोलंकी जो गुजरात के राजा थे, उन्होंने जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विमल शाह ने 1031 ईस्वी में, विमल शाह नाम के जो राजा थे, उन्होंने 1031 में आबू के दिलवाड़ा गांव के अंदर जो पर्वतीय श्रृंखलाओं में बसा हुआ है भगवान आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। कब? 1031 ईस्वी में, जिसका दूसरा नाम विमल शाही भी कहा जाता है। यह भगवान आदिनाथ का जो मंदिर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जो मंदिर जो बनवाया गया आबू के दिलवाड़ा नामक गांव के अंदर, जैसा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर सुविख्यात हैं, उसको विमल शाही का नाम भी दिया गया। और इसको बनवाने वाला जो था वह था विमल शाह। कौन सा राजा था? विमल शाह। धंधुक राजा के बाद, जो धंधुक राजा थे परमार राजवंश के थे, इनके बाद में कृष्णदेव और विक्रम सिंह आबू के अन्य प्रमुख राजा बने थे। इस बात का वर्णन कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ में मिलता है। यानी कि धंधुक प्रतापी जो शासक था, इसके बाद में परमार राजवंश के कृष्णदेव और विक्रम सिंह आबू के अन्य प्रमुख राजाओं के अंदर जिनका नाम गिना जाता है, वो भी थे जिन्होंने आबू के ऊपर शासन किया था। राजा विक्रम का प्रपौत्र धारावर्ष हुआ। राजा विक्रम जो थे, महान राजा विक्रमादित्य परमार राजवंश के, उनके पोते का नाम था धारावर्ष, जो एक प्रतापी शासक था, जो एक महान सम्राट था, जिसने आबू पर 50 सालों तक शासन किया। और इसका प्रमाण अचलेश्वर महादेव जो आबू पर्वत में स्थित है, वहाँ की मंदाकिनी कुंड पर बनी हुई उसकी मूर्ति और छिद्रित 3 भैंसों की मूर्तियों के साथ उत्कीर्ण लेख से इस बात की पुष्टि होती है। तो महाराजा विक्रमादित्य जो थे परमार राजवंश के, उनका पोता जो धारावर्ष था, वह एक प्रतापी शासक था, जिसने आबू पर कितने सालों तक राज किया? कोई 50 सालों तक राज किया। और इस बात का प्रमाण जो आबू पर्वत है, वहाँ पर अचलेश्वर महादेव के मंदिर से हमें मिलता है, जहाँ पर उसकी मूर्ति आज भी विद्यमान है और 3 भैंसों की मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। वहाँ पर इस बात का उत्कीर्ण किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिससे इस बात के साक्ष्य जुटते हैं। नेक्स्ट है, धारावर्ष जो था महाराजा विक्रमादित्य का प्रपौत्र, उसका अनुज था प्रहलादन देव। कौन था? प्रहलादन देव। प्रहलादन देव एक इतिहास पुरुष था। कवि सोमेश्वर द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी, कौन सी कौमुदी? कीर्ति कौमुदी, और लूणव शाही मंदिर की प्रशस्ति में उसके गुणों की शलाघा की गई है, यानी कि वर्णन किया गया है। और इसी प्रहलादन नामक धारावर्ष के अनुज भाई ने प्रहलादनपुर नगर, जिसका सही नाम पालनपुर वर्तमान में कहा जाता है, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना की थी। इस बात का विवरण कवि सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी के अंदर मिलता है। तथा पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना फिर उसके द्वारा की गई थी। पालनपुर की स्थापना के बाद में पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक भी उसने लिखा था। नेक्स्ट है, धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह। और धारावर्ष का पुत्र कौन था? सोम सिंह था। उसके शासनकाल में आबू के दिलवाड़ा गांव में सोम सिंह का जो शासन था, उसी समय आबू के दिलवाड़ा गांव में वास्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनवाया गया था, जिसका उपनाम लूणव शाही मंदिर भी है। क्या उपनाम है इसका? लूणव शाही। और आज भी ये मंदिर दोनों ही, विमल शाही मंदिर और लूणव शाही जो मंदिर हैं, ये अपनी कलाकृतियों के लिए संगमरमर के अनोखे झरोखों और खूबसूरती से प्राप्त लबालब मंदिर के लिए विश्व विख्यात है। प्रताप सिंह परमार ने मेवाड़ के जैत्र सिंह जो राजा थे, महाराणा लाखा के वंशजों में, उनको हराकर चंद्रावती सिरोही पर अपना अधिकार किया था। यानी कि प्रताप सिंह भी परमार राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने मेवाड़ के जैत्र सिंह को हरा करके चंद्रावती सिरोही पर अपना कब्जा किया था। वहीं 1311 ईस्वी में लुम्बा चौहान नाम के व्यक्ति ने परमारों को हरा दिया था।
लुम्बा जो चौहान वंश का व्यक्ति था, उसने परमारों को परास्त कर दिया और चंद्रावती को अपने कब्जे में ले लिया। और यहीं से आबू सिरोही के अंदर परमार राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार से सन 1311 ईस्वी में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के उस दौर में राजस्थान के आबू से जिस परमार राजवंश की शुरुआत हुई थी, उसी परमार राजवंश का अंत भी हो गया। और इस अंत को अंजाम देने वाला व्यक्ति था राजपूतों की चौहान शाखा का लुम्बा चौहान। कौन था? लुम्बा चौहान। तथा देवड़ा चौहानों के साम्राज्य की स्थापना हुई। और जैसे ही परमारों का अंत हुआ तो फिर राजपूत राजाओं की या शासकों की जो शाखा चली आई, उसका नाम था देवड़ा शाखा। कौन सी शाखा थी? देवड़ा शाखा। इसका अवतरण होता है। अभी तक हमने पढ़े हैं आबू के परमार। अब हम जानेंगे जालोर के परमार कैसे थे। जालोर आबू के परमारों की शाखा में वाकपति राज, चंदन देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और वीसल नामक प्रमुख राजा हुए। ये प्रमुख राजा थे जो उस समय परमार राजवंश थे जिनका ताल्लुक था। वाकपति राज का जो शासनकाल था वह 960 से 985 ईस्वी तक था। जालोर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण परमारों ने ही करवाया था। जालोर के अंदर जो दुर्ग है, जो किला है जालोर का, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? परमार राजवंश ने करवाया था। किस राजवंश ने करवाया था? परमार राजवंश ने। नेक्स्ट है किराड़ू बाड़मेर के परमार। बाड़मेर के किराड़ू नामक स्थान पर इतिहास प्रसिद्ध किराड़ू के जैन मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर परमार शासकों ने भी राज किया था। तो किराड़ू बाड़मेर के शिवालय पर उत्कीर्ण लेख जो 1661 ईस्वी में एक शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण किया गया, यहाँ के शासकों में कृष्णराज, उदयराज और सोमेश्वर के नाम ज्ञात हुए हैं। सोमेश्वर जो था जिसने कीर्ति कौमुदी नामक रचना लिखी थी, उसमें परमारों की पूरी वंशावली, पूरे इतिहास को बखान दिया है। तो किराड़ू के परमारों से संबंधित जो विवरण है वह वहाँ पर एक शिलालेख के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भाई मालवा के परमार। मालवा जो था वह मध्य प्रदेश राज्य में था, आज भी है। वहाँ पर भी परमार शासकों ने राज किया। तो आबू के परमारों की मालवा शाखा की 7वीं पीढ़ी में मुंज नामक एक प्रतापी राजा हुआ और इनके बाद सिंधुराज और फिर भोज परमार राजा भोज की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ये 3 प्रमुख प्रतापी राजा हुए, महान सम्राट वहाँ पर हुए। तो परमारों की जो मालवा शाखा थी उसमें 3 प्रमुख राजाओं का नाम उल्लेखनीय है मुंज के अलावा। सबसे पहला सिंधुराज, दूसरा इसके बाद में भोज परमार जिसको राजा भोज का नाम दिया गया, और मुंज इनका जो आधारिक शासक था ही। प्रतापी राजा भोज के दरबार में वल्लभ, मेरुतुंग, सुबंधु, वररुचि, अमर, राजेश्वर, माघ, धनपाल और मानतुंग जैसे महान और प्रसिद्ध विद्वान निवास किया करते थे। राजा भोज के दरबार में, राजा भोज का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जो राजपूतों की परमार शाखा के महान प्रतापी शासक थे जिन्होंने मालवा के ऊपर शासन किया था। उनके दरबार के अंदर मल्लभ, मेरुतुंग, वररुचि, अमर, राजेश्वर, धनपाल, माघ और मानतुंग जैसे कलाकार या विद्वान निवास किया करते थे। राजा भोज परमार ने चित्तौड़ के अंदर, जो राजा भोज थे उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण जी का विशाल मंदिर बनवाया था। किसका विशाल मंदिर बनवाया था? त्रिभुवन नारायण का। इन्हीं राजा भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, राजा मृकांक, विद्वजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। और राजा भोज न केवल महान शासक थे बल्कि एक महान विद्वान और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, अपने जीवन काल में सरस्वती, कंठाभरण, राजा मृगांक, विद्वजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी और कुर्म शतक नामक अनेकों ग्रंथ और साहित्यिक रचनाओं की रचना की थी। इसके बाद में दोस्तों अंतिम जो परमार शासक थे मालवा के बाद में, वे थे वागड़ के परमार, जिन्होंने राजस्थान के दक्षिणांचल में बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासतों के अंदर शासन किया था। तो मालवा शाखा के ही डंबर सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। कौन से राजा थे? डंबर सिंह। और डंबर सिंह ने वागड़ अंचल में
परमार साम्राज्य की नींव डाली थी। तो वागड़ के परमारों की जो स्थापना की वह डंबर सिंह नाम के राजपूत राजा ने की थी, जो परमार राजवंश से संबंधित था। और डंबर सिंह का मूलतः संबंध कहाँ से था? मालवा से था। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो फिर इसके बाद में कंकदेव, सत्यराज, मंडलीक, इनका नाम इतिहास प्रसिद्ध रहा है। वहीं विजयराज, इन्होंने या इनका नाम महत्वपूर्ण राजा के रूप में वागड़ में सम्मिलित किया जाता है। वागड़ के परमारों की राजधानी उत्थुणक या अर्थुना थी। वागड़ के जो परमार थे उनकी राजधानी क्या थी? अर्थुना थी, जो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित थी। और इसी वागड़ क्षेत्र में अनेक शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन देवालयों के खंडहर भी मिलते हैं, जो तत्कालीन समय की परमार राजाओं के शासनकाल के समय की स्थापत्य कला के अनुपम और बेजोड़ नमूनों के रूप में इतिहास प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने परमार राजवंश को पढ़ा है। इनको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मध्यकालीन राजस्थान के रियासती शासनकाल के दौरान राजस्थान के अंदर राजपूतों की एक प्रमुख शाखा का अभ्युदय हुआ। और दोस्तों, यह शाखा थी कौन सी? परमार शाखा। परमार शाखा का विस्तार मूलतः आबू से जन्म लेकर के मेवाड़, मारवाड़ अंचल और फिर मालवा के पठार तक हो गया। इनमें मूल रूप से मालवा का क्षेत्र, इसके अतिरिक्त वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश में इनका विस्तार हुआ। मूलतः इनकी जो प्रधान शाखा थी वह आबू रोड, सिरोही और चंद्रावती जैसे शहरों तक सीमित थी। कालांतर में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अंचलों में जब परमारों की शाखाएं और इनका साम्राज्य विस्तार हो गया तो अनेकों प्रतापी शासक हुए, जिनका नाम उल्लेखनीय रूप से इतिहास पुरुष के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे परमार राजवंश से संबंधित राजा और परमार राजवंश की एक महत्वपूर्ण कहानी, या यूँ कहें कि परमार राजवंश को हमने बहुत करीब से जाना है। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इससे संबंधित सवालों का आंसर कर सकेंगे। शुक्रिया।